इस युवती को देखो, इस राज्य की राजकुमारी है, कितनी सुंदर है ना। अगर मैं अपने जीवन में विवाह करूंगा तो सिर्फ इसी से। ये मुझे बहुत भा गई। मुझे भी ये कन्या बहुत पसंद आई है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इस राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार मेरा पहला बनता है। इस युवती को देखकर कोई भी अपना दिल हार जाएगा। वो इतनी सुंदर है कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। एक काम करते हैं, हम जाकर उसी से पूछते हैं कि हम तीनों में से आखिर उसको कौन पसंद है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। चलो चलकर पूछते हैं। इसके बाद वो तीनों राजकुमारी के पास गए और उनसे अपने मन की बात पूछ ली। ऐसा है कि मैं अपने पिता के निर्णय का सम्मान करती हूँ और वो जिनसे शादी करने के लिए कहेंगे मैं उनसे शादी कर लूंगी। विवाह के लिए मैं स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तो इस विषय में हम तुम्हारे पिताजी से भी बात कर लेंगे। तो तुम हौसल राज्य के राजकुमार हो, उनसे शगुन लेना मेरे लिए आनंद का विषय होगा। पर आप तीनों ही उसे पसंद करते हो। अब तो मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। आपका जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। आप किससे विवाह करना चाहते हैं, आप बताइए हमें। ऐसे कैसे निर्णय ले लूं? आप में से कौन मेरी बेटी के लिए योग्य वर होगा ये जाने बिना। ठीक है, मैं तुम तीनों के लिए एक परीक्षा रखता हूँ। जो भी उस परीक्षा में सफल होगा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे निश्चित कर दूंगा। क्या ये आपको स्वीकार है? हमें स्वीकार है महाराज। ठीक है, फिर आप तीनों 3 दिशा में चले जाओ और एक बहुमूल्य उपहार ले आओ। जिसका उपहार मुझे अच्छा लगेगा वही विजेता होगा। क्या आप तैयार हैं? ठीक है महाराज, आपकी इस परीक्षा के लिए हम लोग सज हैं। हाँ, एक और बात, उपहार कितना मूल्यवान होगा इसका निर्णय मैं खुद करूँगा। आप जा सकते हो। वो तीनों वहाँ से निकलकर कुछ दूर चलकर एक धर्मशाला के पास रुक जाते हैं। उन तीनों के वहाँ रुकने के बाद इस तरह राजकुमार की वेशभूषा में जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमें स्वयं को साधारण भेष में बदलना होगा। हाँ, हमारा साधारण वेशभूषा में जाना ही उचित होगा। तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा। मैं तो कहता हूँ आज रात इस धर्मशाला में रहकर कल सवेरे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। मैं उत्तर दिशा में जाने की सोच रहा हूँ। और मैं दक्षिण दिशा में, और मैं पूर्व की ओर जाऊंगा। हम उपहार लेकर 7 दिन बाद इसी धर्मशाला में मिलेंगे। अभी रात भी काफी हो चुकी है, इसलिए अब हम लोगों को विश्राम कर लेना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह वो तीनों अपनी दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। पहले गुणवर्मा सीतापुर नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचता है। लगता है यहाँ बड़ा व्यापार चलता है। वहाँ कोई रेशम के वस्त्र का विक्रेता है, वहीं जाता हूँ। आइए आइए, हमारे पास असली रेशम है जो हम खुद बुनते हैं, खुद, जो आपको वाजिब दाम में भी मिलेगा। देखिए ये वस्त्र कितने प्यारे हैं। हाँ अच्छा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। एक ऐसा अनमोल वस्त्र चाहिए जो आपने अब तक किसी को न बेचा हो, जिसे देखते ही मनुष्य अपने होश खो बैठे। ऐसा वस्त्र तो हमें खास कर बुनना होगा जिसका मोल भी अधिक होगा, बहुत अधिक। क्या आप उतना मोल चुका पाओगे हमको? चाहे उसका कितना भी मोल हो मैं दे दूंगा। तुम्हें 5 दिनों का समय दे रहा हूँ मैं। क्या तुम वस्त्र बना दोगे? तो फिर उसके लिए आपको मुझे 5 सोने की मोहरें देनी होगी, समझे? ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। अब जल्दी से काम शुरू करो। यूं जब गुणवर्मा बात कर रहा था, एक आदमी वहाँ से कालीन लेकर जा रहा था और गलती से वो गुणवर्मा से टकरा गया। देखकर नहीं चल सकते? यहाँ खड़ा आदमी दिखाई नहीं देता? क्यों दिखाई नहीं देगा? ये कालीन मुझसे संभल ही नहीं रही है। बूढ़ा हो चुका हो ना बेटा। तुम इस कालीन को खरीद लो ना बेटा। ये कालीन को बेचकर मेरे पास थोड़े कुछ पैसे आ जाएंगे। ये कैसा कालीन है? कुछ खास नहीं है इसमें तो। ठीक है, इतना कह रहे हो तो ले लेता हूँ। ये कितने में दोगे मुझे? इसके 40 सोने की मोहरें होंगी। क्या 40 सोने की मोहरें? आप बावले तो नहीं हो गए हो? ये देखने में 2 चांदी की मोहरें का मोल की भी नहीं लग रही है। देखो, आप जैसा समझ रहे हो ये कोई साधारण कालीन बिल्कुल नहीं है। आप इस पर चढ़कर जहाँ भी जाना चाहते हो ये आपको वहाँ लेके जाएगी। जहाँ चाहो मुझे ये वहाँ ले जाएगी? आप झूठ कह रहे हैं क्या? कालीन अपने आप कैसे जा सकती है बताइए? यही तो इसकी विशेषता है, इसीलिए तो इसका मोल ज्यादा है। ये आपको बहुत काम आएगी, आप इसे ले लीजिए। आप इस पर चढ़कर जहाँ जाने की आपकी इच्छा होगी ये आपको वहाँ लेकर चली जाएगी और तुरंत पहुँचा देगी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, आप भी मेरे साथ चलिए। इसके बाद वो दोनों उस कालीन पर चढ़ गए। कालीन इस पूरे शहर की सैर करवाओ। गुणवर्मा की इच्छा सुनकर वो कालीन वाला उसे पूरा शहर घुमाने लगता है। गुणवर्मा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, आह, कालीन तो अद्भुत है। हम जहाँ चाहेंगे ये हमें वहाँ ले जाएगी क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप जितनी दूर चाहे ये आपको उतनी दूर तक लेकर चले जाएगी। ठीक है, फिर हम पहले नीचे उतर जाते हैं।
नीचे उतरकर गुणवर्मा ने उस बूढ़े को 40 सोने की मोहरें दी और उस कालीन को खरीद लिया। दूसरी ओर दक्षिण दिशा की ओर चलकर राजवर्मा एक शहर में जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद यहाँ बहुत सारे व्यापार चलते दिख रहे हैं। लगता है मुझे विशेष वस्तु यहीं कहीं मिलेगी। राजा महाराजाओं को स्वर्ण बहुत प्रिय है। अनमोल रत्न, मोतियों से जड़ा हुआ कोई आभूषण, ऐसा कुछ खरीद लेता हूँ जिससे मेरा रुतबा भी बढ़ जाएगा और उन सबको पसंद भी आएगा। आइए आइए, यहाँ ऐसी ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आइए आइए। ये क्या, ऐसी क्या वस्तु है जो हमने कभी नहीं देखी? बताइए तो। आप जितने की वस्तु लेना चाहते हो उतने की वस्तु आपको मिलेगी। यहाँ आपको एक चांदी के मोल से लेकर 50 सोने की मोहरें की मोल तक की वस्तुएं भी मिल जाएंगी। 50 सोने की मोहरें? ऐसी कौन सी वस्तु है, बताइए। ये लो, इस सिंह को देखिए, ये 50 सोने की मोहरे की है। क्या इस सिंह का मोल 50 मोहरे? आप मुझे खुलेआम ठग रहे हो। ये केवल चांदी की मोहर ही होगी। इसे छोड़िए और आप मुझे कुछ और दिखाइए। ये 2 चांदी की मोहर की, ये वाली 4 सोने की मोहर की, और ये। आपके पास तो सारी वस्तुएं हैं, सारी की सारी कम दाम वाली है, और आप मुझे मोल ज्यादा बता रहे हो। तुम यहाँ खरीदने आए हो या केवल देखने आए हो? चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब, आप यहाँ कब से खड़े बस देख रहे हैं? आप भी केवल देखने आए हो या कुछ खरीदना भी है? हाँ, मैं खरीदने के लिए आया हूँ। मुझे वो सिंह दिखाना तो। आप इसका मोल 50 सोने की मोहरें बता रहे थे ना? ऐसी क्या विशेष बात है इसमें जो आप इसका मोल 50 मोहरें बता रहे हैं? देखिए साहब, मैं बता रहा हूँ, ये कोई साधारण सिंह नहीं है। आप इसमें जिस भी व्यक्ति को देखना चाहते हो, बस उस व्यक्ति का स्मरण करेंगे तो उसे आप देख सकते हैं। आपको वो दिखाई देगा। आप एक बार करके तो देखिए। अच्छा, जरा दिखाओ तो एक बार। मैं जिसे विवाह करना चाहता हूँ वो राजकुमारी इस समय क्या कर रही होगी, कैसी होगी, मैं देखना चाहता हूँ। राजकुमारी उस समय अपने उद्यान में सैर कर रही थी। हाँ, क्या रूप है, अति सुंदर। किसी भी मोल पर मैं इससे ही विवाह करूंगा, और इसके लिए मुझे सिंह की आवश्यकता होगी। इससे अनमोल वस्तु मुझे और कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो किसी सोने के आभूषण से भी बहुत कीमती है। ये सिंह मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आपको इसे खरीदने के लिए पूरी 50 सोने की मोहरें देनी होंगी। ये लीजिए आपके सोने की 50 मोहरें। अब तो ये सिंह ले जा सकता हूँ ना? इस तरह वो सिंह लेकर राजवर्मा वहाँ से चला गया। दूसरी ओर पूरब की ओर निकला आदित्य वर्मा भी एक शहर में जा पहुँचता है। ये क्या, मैं इतनी दूर चला आया और यहाँ पर कोई मुझे व्यापारी भी दिखाई नहीं देता है। मैंने पूर्व की ओर आकर गलती तो नहीं कर दी? मुझे तो पश्चिम की ओर जाना चाहिए था। बेटा, ये कोई सफरचंद खरीदेगा क्या? केवल 30 सोने की मोहरे की है ये। क्या कोई खरीदेगा इसे? ये सफरचंद के लिए सोने की 30 मोहरें? 30 सोने की मोहर में तो सफरचंद का पूरा बगीचा आ जाए, और ये केवल तो एक सफरचंद है, और आप 30 मोहरों का बोल रहे हो। सुनिए, आप इस सफरचंद का इतना मोल क्यों बता रहे हैं भला? बेटा, ये कोई साधारण सफरचंद नहीं है, ये कृत्रिम सफरचंद है। आप इसमें किसी भी रोगी को जो भयंकर रोग से ग्रसित हो, जो रोग से दुखी हो, उसे सूंघाएंगे तो उसका रोग क्षण भर में ही गायब हो जाएगा। यही इसकी विशेषता है। इसीलिए इसका मोल 30 सोने की मोहर है। क्या आपको चाहिए? बताओ बेटा। देखिए, आप मुझे झूठ भी कह सकते हैं। मैं कैसे मालूं कि सूंघने से किसी का रोग गायब हो सकता है? भला बताओ जरा। मैंने इससे कई व्याधिग्रस्त लोगों को ठीक किया है बेटा। आप चाहो तो इस गांव से किसी से भी पूछ लो कि सफरचंद की क्या विशेषता है, वो सब आपको बता देंगे। बाबा, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जल्दी चलिए मेरे साथ। मेरा भाई खेत में काम करते करते जाने कैसे मूर्छित हो गया। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? तो मेरे साथ चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। फिर आदित्य वर्मा उस बूढ़े के साथ मूर्छित आदमी के पास चला जाता है। सफरचंद सूंघाकर मूर्छित पड़े आदमी को बूढ़ा ठीक कर देता है। उसके बाद अब तो तुमने स्वयं देख लिया, तो क्या तुम्हें अब भी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, अब तो मुझे विश्वास हो गया है। मुझे ये सफरचंद चाहिए। आप ये लीजिए सोने की 30 मोहरें। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये मुझे ही क्यों बेच रहे हैं? आपके पास रहा तो कितनों के काम आएगा। क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी ने एक राजकुमार को पसंद किया है। उस राजकुमार से विवाह करने के बदले में महाराज ने मुझसे 30 सोने की मोहरें मांगी है, इसीलिए बेचना पड़ रहा है। फिर उस सफरचंद को खरीदकर वो वापसी कर उससे धर्मशाला में पहुंच जाता है, जहां उसके दोनों भाई होते हैं। तीनों भाई अपनी लाई हुई वस्तुओं के बारे में बताते हैं। तो हम तीनों ने अंत में विशेष वस्तु प्राप्त कर ली और कल हम राजकुमारी को देखने जा रहे हैं।
कल तक की प्रतीक्षा क्यों? इस सिंह से हम अभी राजकुमारी को देख सकते हैं। अरे ये क्या, ये राजकुमारी को कुछ हो गया है। महाराज उसके पास बैठे हैं और वो मुझे चिंता में लग रहे हैं। हमें कुछ जरूर करना चाहिए। बेटा, जिस सर्प ने तुम्हें काटा है सुना है वो अत्यंत विषारी है और राजवेद के अनुसार तुम केवल 1 दिन और जीवित रह पाओगी। अब भगवान ही कोई चमत्कार करे। भाइयों, राजकुमारी को किसी सर्प ने काट लिया है और वो केवल 1 दिन ही जीवित रह पाएगी। हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। हम घोड़े पर सवार होकर समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए मेरे पास ये कालीन है, इस पर चढ़कर हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो। इसके बाद तीनों भाई गुणवर्मा के लाए कालीन पर सवार होकर राजकुमारी के पास जाते हैं। महाराज, हमें सब पता चल गया है। आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमारी को बचा लेंगे। शाबाश राजकुमार, तुम्ही ने राजकुमारी को बचाया है, इसीलिए। हाँ हाँ, रुक जाइए महाराज। राजकुमारी केवल मेरे कारण ही ठीक नहीं हुई है। बताता हूँ। हम भाइयों में से एक ने दूरदर्शन में से देखकर पता लगाया कि राजकुमारी अस्वस्थ है। दूसरे भाई के एक विशेष कालीन पर चढ़कर हम लोग यहाँ पहुँच सके हैं और मेरे पास रही इस कृत्रिम सफरचंद से मैंने राजकुमारी को बचा लिया है और इस तरह हम तीनों के कारण ही राजकुमारी को पुनर्जीवन मिला है महाराज। तो इसका श्रेय केवल मुझे नहीं जाता है। इसके बाद अपने द्वारा लाई उस विशेष वस्तु के बारे में बताते हैं। आप तीनों ने मिलकर मेरी राजकुमारी को बचाया है और आप तीनों की लाई वस्तु भी अनमोल है। मुझे तीनों ही पसंद है। अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तीनों से तो नहीं करा सकता। मैं तो केवल किसी एक से ही विवाह करवा सकता हूं। ठीक है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, आप तीनों से राजकुमारी का विवाह नहीं करवा सकते, हम जानते हैं। आप जो भी परीक्षा लेना चाहें हम उसके लिए तैयार हैं महाराज। हाँ महाराज, आपकी परीक्षा में विजेता से ही राजकुमारी को विवाह करना चाहिए। ठीक है, तो कल हम सब एक बड़े मैदान में मिलने वाले हैं। वहाँ कल तुम्हारे लिए स्पर्धा रखी जाएगी। आज रात के लिए विश्राम कर लो तुम। कल सवेरे आपको हमारा परिवार मैदान में मिलेगा, आ जाना। इस तरह उस रात विश्राम कर अगले सवेरे एक विशाल मैदान में वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पर आप तीनों को एक एक भाला दिया जाएगा। आप तीनों में से जो भी उसे दूर फेंक पाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? हम पूरी तरह तैयार हैं महाराज। ठीक है, तीनों में आप ही सबसे बड़े हो तो आप ही सबसे पहले भाला फेंकिए महाराज। सबसे पहले गुणवर्मा भाला फेंकता है जो बहुत दूर जाकर मैदान के बाहर गिरता है। बहुत बढ़िया राजकुमार, आपने भाले को बहुत दूर फेंका है। आज तक हमारे राज्य में कोई भी इतनी दूर भाले को नहीं फेंक पाया है। अगली बारी राजवर्मा आपकी है, अब आप भाला फेंकिए। राजवर्मा ने भी भाला अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंका, जो गुणवर्मा के भाले से भी दूर मैदान के बाहर जाकर पत्थर से जा टकराया। ये देखकर महाराज, शाबाश राजवर्मा, आपने तो भाले को अपने भैया के भाले से भी दूर फेंका है। अब तक तो आप ही विजेता है। देखो आदित्य, आपके दोनों भाइयों ने भाला कितनी दूर फेंका है। देखो, अगर आपको जीतना है तो फिर भाला इन दोनों से भी दूर फेंकना होगा। फिर आदित्य वर्मा ने जोर लगाकर भाला फेंका, जो उसके दोनों भाइयों के द्वारा फेंके गए भाले से भी कहीं दूर जाकर गिरा। लेकिन वो भाला कहाँ गया ये किसी को पता ही नहीं चला। आदित्य, आपका फेंका हुआ भाला कहाँ जाकर गिरा है? हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर ये पता चल पाया कि आपका फेंका हुआ भाला राजवर्मा के फेंके हुए भाले से दूर गिरा तभी कोई निर्णय ले पाएंगे। लेकिन महाराज, सच तो ये है कि आदित्य वर्मा का फेंका हुआ भाला राजवर्मा के भाला से दूर जाकर ही गिरा है, पर बिना देखे विजेता घोषित कैसे करेंगे महाराज? आपका निर्णय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है मंत्री जी? आदित्य वर्मा का फेंका हुआ भाला हमें मिला ही नहीं, फिर भाला दूर फेंककर विजेता तो राजवर्मा ही सिद्ध हो गए है ना। बस इसीलिए राजकुमारी का विवाह मैं राजवर्मा से करने का निर्णय लेता हूँ। इस तरह महाराज राजकुमारी का विवाह राजवर्मा से करवा देते हैं। पर सत्य तो ये था कि आदित्य वर्मा ही इस मुकाबले का असली विजेता था। हारा हुआ गुणवर्मा लज्जित होकर ना जाने राज्य छोड़कर कहाँ चला गया, ये किसी को भी पता नहीं चला। असली विजेता होने पर भी महाराज के अनुचित निर्णय से आदित्य वर्मा बहुत ही निराश हो गया। राजकुमारी से विवाह करने की योग्यता मुझ में ही थी, लेकिन ऐसा क्यों? मेरा फेंका हुआ भाला कहीं मिला ही नहीं किसी को। उसे वहीं कहीं पड़ा होना चाहिए था। आखिर वो गायब कैसे हो गया भला?
राजकुमारी से विवाह तो कर नहीं पाया, लेकिन कम से कम उस भाले का तो मैं ढूंढ कर पता लगा सकता था ना। भाला मेरे भैया से दूर फेंकने वाला असली विजेता तो मैं ही था। इस तरह आदित्य उसका फेंका हुआ भाला ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो आदित्य वर्मा को उसका फेंका गया भाला कहाँ मिला? आखिर वो भाला किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? भाले के मिलने के बाद राजकुमारी से भी सुंदर युवती उसे कैसे मिली, ये जानेंगे अगले भाग में।